आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को आशीष चतुर्वेदी का सादर अभिवादन, शुभ संध्या। आज हम एक नए विषय के साथ फिर से आपके साथ उपस्थित हैं। यह विषय है मोतियाबिंद का, जो कि एक बहुत कॉमन समस्या है, बहुत सामान्य समस्या है आंखों की। और इस पर हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी, जो किंग जॉर्जेस मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ के नेत्र विभाग में कार्यरत हैं। आपका बहुत अनुभव है कॉर्निया ट्रांसप्लांट पर, मोतियाबिंद में, और आप पूरे भारत में ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने लाखों की संख्या में ऑपरेशंस और कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि मोतियाबिंद ये बीमारी क्या है? जी, मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो आंख में होती है। और अगर ये कहा जाए कि जितने लोग ब्लाइंड होते हैं उसका 90% जो लोग ब्लाइंड होते हैं उसका 90% पार्ट कैटरेक्ट, जो मोतियाबिंद भी कहा जाता है, उसके वजह से होता है। मोतियाबिंद क्या होता है? ये जो आपके आंख में जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है उसके पीछे आइरिस होता है, उसके पीछे एक लेंस होता है। उस लेंस में जब क्लाउडीनेस आ जाती है, जो कि उम्र के साथ आती है, तो उस क्लाउडीनेस वजह से उसको कैटरेक्ट बोलते हैं या मोतियाबिंद कहते हैं। डॉक्टर साहब, जब किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो क्या क्या लक्षण उसको नजर आते हैं? जी, लक्षण में सबसे पहले उसको कम दिखाई देने लगता है। किसी को रात में दिखाई कम देता है, किसी को दिन में कम दिखाई देता है, किसी को आंख बहुत चौंधियाती है, किसी को 1 का 2 दिखता है, 1 के 4-5 भी दिखते हैं, किसी को काले काले धब्बे भी दिखते हैं, और इस तरह की ये परेशानियां रहती हैं। क्या कुछ चकाचौंध इस तरह की भी? जी, आंख चौंधिया जाती है, मतलब रोशनी जब पड़ती है तो आंख उसकी मतलब कि ग्लेयर करती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका फ्रीक्वेंट चश्मे का नंबर भी चेंज होता है, ये भी एक लक्षण है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जैसे जैसे उम्र बदलती है, बढ़ती है, उस तरह मोतियाबिंद एक कॉमन समस्या है। आंखों की होने वाली क्लाउडीनेस आती है लेंस में, पर क्या इसका स्ट्रिक्टली एज से ही संबंध है या फिर अधेड़ या नौजवान या बच्चों में भी देखा है? जी, कई बार ये वंशानुगत भी होती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब अगर एक बात करें तो 90% केसेस में तो ये मतलब एज के हिसाब से होता है, लेकिन 10% केसेस में ये मतलब कि वंशानुगत भी हो सकता है। कुछ दवाइयों के खाने की वजह से, स्टेरॉइड है उसके खाने की वजह से हो जाता है, और कई बार चोट लगने की वजह से हो जाता है, और इस तरह के मतलब कि और कारण होते हैं। डायबिटीज है या सिस्टमिक कोई डिजीज और है, तो उससे मतलब कि जो मोतियाबिंद मतलब कि 70 साल में होगा, वो पहले 35 साल में, 20 साल में अगर बहुत ज्यादा है उसको डायबिटीज, तो पहले हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक टर्म है काला मोतिया और ये सफेद मोतिया, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इन दोनों का भी कुछ आपस में संबंध? जी, बिल्कुल संबंध है। क्या होता था कि आज से 100 साल पहले जब क्या कहते हैं हम लोग की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी, तो 2 पेशेंट मतलब एक एंड पे एक पेशेंट होता था जिसको कम दिख रहा था, दूसरे एंड पे एक दूसरा पेशेंट जिसको कम दिख रहा होता था। तो एक आदमी को जिसको कम दिख रहा था उसकी पुतली सफेद लगती थी, और दूसरा जो आदमी होता था उसकी काली होती थी। तो जो सफेद वाली थी तो उसको तो मोतियाबिंद होता था, उसको बोलते थे सफेद मोतिया, और जिसको काला होता था तो उसको बोलते थे काला मोतिया। तो काला मोतिया को ही आजकल ग्लाउकोमा बोलते हैं या समलबाई बोलते हैं। समलबाई। लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो हम लोग उसको सीधे मोतियाबिंद और समलबाई के कह के संबोधित करते हैं। डॉक्टर साहब, लक्षणों की बात हमने अभी आंखों से ही रिलेटेड की है, तो क्या कुछ शरीर में भी कुछ चेंजेस आते हैं, सर दर्द या कुछ इस तरह से भी लक्षण क्या रिफ्लेक्ट होते हैं? नहीं, मोतियाबिंद की वजह से कभी किसी को सर दर्द वगैरह नहीं होता है, लेकिन कई बार जो है मोतियाबिंद अगर कोई आदमी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसका मोतियाबिंद अगर पक जाता है, बढ़ जाता है, तो वो मोतियाबिंद अंदर फूट जाता है। तो उससे मतलब कि फेकोमार्फिक ग्लाउकोमा या फेकोलिटिक ग्लाउकोमा, मोतियाबिंद के फूटने की वजह से क्या होता है, उसमें तरल पदार्थ निकल जाता है और वो जाकर आंख में एंगल पे वो चिपक जाता है, जिससे क्या कहते हैं प्रेशर बढ़ जाता है। तो उससे मोतियाबिंद से मतलब कि उसको फेकोमार्फिक ग्लाउकोमा, लेंस इंड्यूस ग्लाउकोमा कह सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो सफेद मोतिया से फटने से काला मोतिया भी, हाँ, जब वो कैटरेक्ट बहुत एडवांस हो जाता है, पेशेंट मतलब कि डॉक्टर के पास किसी भी वजह से नहीं जा पाता है, तो मतलब होता है पके हुए मोतियाबिंद में। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि क्लाउडीनेस हो जाता है, उस पर परत चढ़ जाती है, तो हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि ऐसा होता क्यों है, एज के अनुसार क्यों ऐसा होता है? ऐसा होता है कि हम लोग के जो आंख में जो लेंस होता है उसमें कोई कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और उसमें जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, 2 कोलेजन फाइबर्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है, वो जो सूर्य की जो रेज की वेवलेंथ उसकी आधी होती है। अगर इससे थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है तो फिर पेशेंट को कम दिखता है। तो ये जो कोलेजन फाइबर होते हैं, ये धीरे धीरे कोआगुलेट होते जाते हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट होते जाते हैं, बाई एज और अल्ट्रावायलेट रेज की ब्रेक की वजह से भी होता है। आपके एडिक्शन, जैसे मतलब आप अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, आपको डायबिटीज है, और भी कई सारी चीजें, ट्रॉमा है, और आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ ड्रिलिंग हो रही है या थर्मल उसमें काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें उसके कोआगुलेशन को बढ़ा देती है। तो जैसे कोआगुलेशन बढ़ जाता है, जो कोलेजन फाइबर होते हैं नेचुरल वे में होते हैं, जब उसका कोआगुलेशन जब हो जाता है, जो सॉलिड प्रोटीन हो जाता है, तो वो क्लाउडीनेस का काम करता है। तो जिसकी वजह से पेशेंट को वो मतलब कि जो रेज जो उसके भेद नहीं पाती है और रेटिना पे फोकस नहीं हो पाती, इसलिए पेशेंट देख नहीं पाता है। जी डॉक्टर साहब, अब इलाज और उपचार पर आते हैं, तो सबसे पहले तो हम अक्सर जानते हैं कि सर्जिकल इलाज है, पर क्या मेडिकेशनल इलाज भी इसका है पहले?
नहीं, मोतियाबिंद का कोई मेडिकेशनल इलाज नहीं है, सिर्फ इसका ऑपरेशन ही इसका इलाज है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है, इसमें चश्मे का नंबर देने पे पेशेंट को ठीक दिखने लगता है, लेकिन वो भी 4-5-6 महीने की बात होती है। 4-5-6 महीने बाद क्या होता है कि जो लेंस होता है उसका सेंटर में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब चेंज हो जाता है तो लेंस का पावर चेंज हो जाता है और उसको प्रॉपर नंबर देने के बाद उसको दिखने लगता है। लेकिन ये जो चीज होती है ये सिर्फ 2-3-4 महीने के लिए होती है, फिर 3-4 महीने के बाद जब सारी मतलब वो कोगुलेट कर जाएंगे तो फिर वो नहीं हो सकता है। तो इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। और दूसरी बात ये भी है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किस मोतियाबिंद, जैसे अगर हम लोग मॉर्फोलॉजिकली अगर बात करें तो मोतियाबिंद के 3 तरह के मॉर्फोलॉजी के होते हैं। एक न्यूक्लियर कैटरेक्ट होता है, एक कॉर्टिकल कैटरेक्ट होता है और एक पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट होता है जो कि लेंस के पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा घातक जो होता है वो पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट होता है। इसमें ये डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा करता है, होता है अमाउंट में थोड़ा सा है, चूंकि रेज वहीं से बेंट करती हैं तो वो डिस्टॉर्शन बहुत चौंधियाता है, दिखता नहीं है, और जब ब्राइट लाइट में एकदम से उसको नहीं दिखेगा। तो इस तरह के डॉक्टर को जाना चाहिए और उसको समझना चाहिए उसको किस तरह का कैटरेक्ट है। जैसे न्यूक्लियर कैटरेक्ट और कॉर्टिकल कैटरेक्ट में तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, मतलब कि 6 महीने 1 साल का। लेकिन जो पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरेक्ट है उसमें आपको इमीडिएटली विद इन वीक या 1 महीने के अंतर आपको जरूर करवाना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में क्या क्या नई ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुए हैं? पहले तो मोतियाबिंद का भी एक बहुत बड़ा ऑपरेशन माना जाता था, लोगों के मन में अलग अलग मिथ्स थे जिन पर अभी हम बात करेंगे, पर क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे पेशेंट्स के लिए नई आई हैं? देखिए, अगर शुरू से अगर बात करें तो जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है उसमें एक तो मतलब जब आज से जब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी, आज से 50 साल पहले, तो पूरा का लेंस निकाल देते थे हम लोग और चश्मा देते थे। उसको हम लोग बोलते थे इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी तो फिर उसका टाँके लगाकर करने लगे और फिर उसमें लेंस डालने लगे, तो उसको बोलते थे हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी। फिर उसका एक छोटी सी चीज और आई जिसको बोला गया SICS, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। इसमें भी क्या कहते हैं, अगर ICC और ECC की बात किया तो उसमें मतलब कि 7 mm का इंसिजन लगता ही लगता था, लेकिन जो SICS है उसमें 5.5 mm का इंसिजन लगता है, लेकिन ये भी मतलब टाका ये बड़ा होता है। अब इसके आगे एक और सर्जरी आई है जिसको बोलते हैं फेकोएमल्सिफिकेशन, जिसमें 2.8 से लेकर के 2.2 mm तक का लग जाता है। इसके ऊपर भी एक और सर्जरी है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैक्स, फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, जिसमें लेंस को जैसे मतलब फेको मशीन कट करती है, तो उसमें जो फेको जो फ्लैक्स है मतलब फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, इसमें जो लेजर होता है वो कैटरेक्ट को कट कर देता है, बस आपको सक करना होता है। ये लेजर ऑपरेटेड? हाँ, लेजर ऑपरेटेड है, लेकिन सबकी चूंकि कॉस्ट है। लेकिन जो फेकोएमल्सिफिकेशन और SICS ये आज के ये कॉमन है, ये सब जगह होता है, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाँके वाला ऑपरेशन और बिना टाँके वाला ऑपरेशन जो कि पूरा लेंस निकाल देते थे, तो जैसे गाँव में खूब ऑपरेशन होते थे तो इन्फेक्शन होता था, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मास में मतलब इन्फेक्शन हो रहा है, लोगों की आंखें चली आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से नीचे के लेवल पे ऑपरेशन मतलब कैंप हो ही नहीं सकता। तो जिसको भी करवाना है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में करवाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करवाएगा या इंस्टीट्यूट्स में करवाएगा, जैसे KGMU हो गया, RML हो गया, SGPGI हो गया, वहां पे करवाएगा। जी डॉक्टर साहब, इसमें अक्सर हम सुनते हैं कि लेंस की जो कॉस्ट है वो अलग अलग आती है और मन में ये भी रहता है कि हम ज़्यादा महंगा लगाएंगे तो ज़्यादा देख पाएंगे, तो क्या ऐसी भी बातें हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, लेंस कई तरीके के होते हैं, मतलब मेजर डिफरेंस जो होता है, एक मतलब कि हार्ड लेंस होता है, एक सॉफ्ट लेंस होता है। अच्छा। हार्ड लेंस तो मतलब सस्ते होते हैं, वो करीब 1500 रुपए में आ जाते हैं। अच्छा। जो सॉफ्ट लेंसेज होते हैं उसमें 2 वैरायटी होती है। उसमें एक लेंस ऐसा होता है जिसमें केवल आप दूर का देख सकते हैं, और एक लेंस ऐसा होता है इसमें दूर और नजदीक दोनों को देख सकते हैं। तो जो दूर और नजदीक दोनों का देख सकते हैं उसकी कॉस्ट होती है 15,000 16,000 से स्टार्टिंग होती है, करीब 1.25 लाख रुपए तक जाती है। और जो केवल दूर वाले होते हैं वो करीब 1,000 रुपए से शुरू होकर के 24-25 हजार रुपए तक आ जाते हैं। तो लेंस की क्वालिटी मतलब कि उसके नीड के, आप जैसे कोई गांव का आदमी है उसको उतना बहुत ज्यादा महंगा लेंस डालने की जरूरत नहीं है, या किसी की 80 ईयर का है या 90 ईयर की, इसकी मतलब कि सिर्फ इसका काम है केवल टीवी देखना, पढ़ाई करना है, इस तरह का कोई राइटिंग या मतलब कोई उस तरह स्टडी का कुछ नहीं है। तो हम लोग उससे मतलब टेलर्ड होता है, मतलब बेसिकली कोई मरीज हमारे पास आता है, वो पूछता है हमसे किस तरह का लेंस लगवाना है, तो हम उसकी वोकेशनल मतलब पता करते हैं, उसका जॉब क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, वो क्या चाहता है अपनी आंखों से, किस तरह का काम लेना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं। तो जैसा मैं आपकी सारी बातों का एक सार किया जाए तो मतलब कि 1,000 रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक के लेंसेज हैं, डिफरेंट क्वालिटी के, डिफरेंट नीड्स के। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो आपकी आंखें होती हैं, चूंकि 360 डिग्री पे होती हैं आंखें, तो जो कुछ रेज ऐसी होती हैं जो 360 डिग्री रेज से जाके फोकस करती है रेटिना में, लेकिन कुछ मतलब कि ऐसी मतलब कि रिफ्रैक्टिव एरर या मतलब होता है जिसमें कि पार्टिकुलर एक्सिस पे ही मतलब वो रेज जाती हैं, तो उनके लिए टोरिक लेंसेज आते हैं, जो सिलेंडर लेंसेज। तो वो जब स्फेरिकल और टोरिक दोनों का लेंस में इंक्लूड हो जाता है, उस इंट्राऑकुलर लेंस को हम लोग टोरिक इंट्राऑकुलर लेंस कहते हैं, तो उसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी अधिक होती है। तो मकसद सिर्फ ये होता है कि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद चश्मा ना लगाना पड़े। हाँ, ये अक्सर देखा जाता है कि ऑपरेशन के बाद चश्मा लगता ही है। जी, तो उसमें मतलब कि जो जिसमें दूर और नजदीक का अगर दोनों का चश्मा लगा देते हैं, शीशा लगा देते हैं, उसका अंदर लगा देते हैं लेंस, तो फिर उसको चश्मे के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होती है। जी
डॉक्टर साहब, मान लीजिए किसी को सस्पेशन है कि मुझे कैटरेक्ट है, जो आपने लक्षण बताए उसमें से एक या कुछ ज़्यादा लक्षण आ रहे हैं, तो क्या इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड जांचें क्या हैं? जी, उनको पहले हम लोग डायलेट करते हैं ट्रॉपिकासिल प्लस से, उसको डायलेट करते हैं। डायलेट करने के बाद उसकी जब फैल जाती है, एक मशीन होती है, इसको बोलते हैं स्लिट लैंप, उससे बैठा करके देखते हैं कि उसको कैटरेक्ट है या नहीं है। हाँ। तो उससे वो डिसाइड हो जाता है। एक सामान्य सी जांच है, कोई बहुत हाई फाई जांच नहीं है। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन जब कोई व्यक्ति कराता है तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसको? तो जैसे जैसे जो फेकोमल्सिफिकेशन वाले पेशेंट होते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा 2-3 दिन के बाद वो तुरंत जाके काम भी कर सकते हैं, जाके बैठ भी सकते हैं, गाड़ी भी खुद भी चला सकते हैं। लेकिन जो SICS होता है और जो इसमें टाँके लगे होते हैं, जिसमें लंबा चीरा होता है, उसमें कम से कम 10 से 15 दिन का कोई भारी सामान आप नहीं उठा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और प्लस क्या कहते हैं, आपको आँख में जो दवा डाल रहे हैं, चाहे वो टाँके वाला हो, तो आपको नाखून काट के दवा डालना चाहिए, सेकाई का, हाँ मतलब कि हाथ धो करके दवा डालना चाहिए, और प्रॉपर, हाँ, डॉक्टर से पूछिए कैसे दवा डालने की भी विधि होती है, तो वो विधि समझ करके ही दवा डालना चाहिए। और किसी भी कपड़े से अपने आँख को नहीं छूना चाहिए, मतलब कि कई बार स्टरलाइज कपड़े हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, या मतलब अगर नहीं है तो आप रुमाल को उबाल लीजिए या छोटी तौलिया को उबाल लिए, तो उससे अपना मुंह पोंछ सकते हैं। तो अगर इन सब चीजों का अगर सावधानी रखेंगे तो फिर किसी तरह का इन्फेक्शन या कोई और ऐसी अनहोनी चीज आंख में ऑपरेशन होने के बाद नहीं आनी चाहिए। पहले देखा जाता था कि लोग ऑपरेशन, और खासकर कैटरेक्ट का ऑपरेशन, किसी विशेष ऋतु यानी ठंडक में कराना चाहते थे, तो इसके पीछे कुछ आज से पहले जब फेकोमल्सिफिकेशन उतना प्रचलित नहीं था, तब चूंकि जब इंसिजन चूंकि बड़ा होता था, टाके मतलब जो हम लोग चीरा लगाते थे उसका साइज बड़ा होता था, तो इन्फेक्शन के चांसेस होने ज्यादा मतलब होता था। तो हम लोग मरीज को कहते थे भाई चूंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि जाड़े में करवाइए, बरसात के समय नहीं करवाइए। लेकिन अब कोमल्सिफिकेशन में जिसमें 2.2 mm इंसिजन, आप नेकेड आई से पहचान भी नहीं पाएंगे उतना बड़ा इंसिजन, उससे करते हैं, तो उसमें किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने की चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जो मरीज मोतियाबिंद भी है, उसको डायबिटीज भी है, ऐसे मरीजों को खासकर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि डायबिटीज के मरीज वैसे भी क्या इन्फेक्शन के लिए प्रोन होते हैं, तो उनको मतलब थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। और यदि आप फेकोमल्सिफिकेशन हो रहा है तो आपका सीजन से कोई भी मतलब नहीं है, किसी भी ऋतु में आप अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। एक मिथ भी है कि क्या ज्यादा पढ़ने से, आंख से ज्यादा काम लेने से इस तरह की मोतियाबिंद या आंख की समस्याएं हो सकती हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन आपके प्रश्न को हम बहुत पीछे की तरफ ले जाएंगे। क्या होता है कि जैसे आप बहुत भाग्यशाली कि भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। भारत एक ऐसा देश है पूरे विश्व में जहाँ पे 7 की 7 ऋतुएं होती हैं। आपको अपने आप से प्रश्न पूछना है कि आपने लाल चीजें क्या खाई हैं, लाल फल क्या खाएं। हम जैसे आप ओपीडी में बैठते हैं, किसी बच्चे तो बोलते हैं कि लाल फल का नाम बताओ, तो बोलता है सेब। तो हमने कहा सेब तो लाल नहीं है, सेब को कट करो तो क्या कलर होता है। तो अगर आप 100 लोगों से पूछेंगे तो 99 लोग आपको सेब ही बताएंगे, रेड, जबकि रेड में अनार, गाजर, पपीता होता है। ठीक, हरी चीजें खानी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। यदि आप प्रॉपर जितनी भी ऋतुएं में, जैसे सहजन हो गया, शरीफा हो गया, लीची हो गया। अब मैंने एक बच्चे से पूछा कि भाई लाल फल के नाम बताओ, उसने बोला लीची। हमने कहा तुम्हें छिलके के साथ खाते हो क्या? तो कहने का मतलब ये कि आपको यदि जितनी भी ऋतुएं हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी भी फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, और प्लस आप व्यायाम या जो भी एक्सरसाइज या ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, तो आपको मतलब कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, और वो मोतियाबिंद भी आपको जल्दी नहीं होगा। बिल्कुल, और वो थोड़ा सा आपको प्रिवेंट करता है। तो जब आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी तो मोतियाबिंद भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो कि आंख का काम ही देखना। अगर आप आंख को मतलब देखेंगे नहीं तो फिर आप फिर क्या करेंगे? उसका मकसद ही है सिर्फ देखने का। तो मतलब कि आंख से ज्यादा काम लेने से किसी को मोतियाबिंद नहीं होता। लेकिन हाँ, यदि आपका नंबर कम है, आप बिना चश्मे के आप पढ़ रहे हैं, आपको डायबिटीज है, आपको और सारी चीजें हैं, तो फिर क्या कहते हैं, आपकी संभावना बहुत ज्यादा है। और आप खाना भी नहीं खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, आप तो फिर मतलब चीजें वो बढ़ा देती हैं रिस्क को आपके। जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी दवाएं आती हैं और उसमें ये भी कहा जाता है कि इसको आप डालते रहिए तो आंखों की समस्या नहीं होंगे, खासकर हर्बल कुछ ऐसे। जी, ये एक अंधविश्वास है। मतलब इसकी कोई प्रूफ, मतलब रिसर्च नहीं है कि इन दवाइयों को डालने पे किसी पेशेंट को अच्छा दिखने लगा या उसका मोतियाबिंद 4-5 साल के रुक गया। तो इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपका इतना विशाल अनुभव है, 20 साल की आपकी सेवा है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो मोतियाबिंद का जैसे पहले प्रेवलेंस था, अब क्या कुछ उसमें कम या बढ़ोतरी आई है? नहीं, प्रिवलेंस तो जैसा पहले था वैसा ही आज भी है, थोड़ा सा बढ़ा है, मार्जिनली कह सकते 10 से 20% बढ़ा होगा। लेकिन आज की डेट में मतलब कि गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम चला रखी हैं जिसकी वजह से बैकलॉग हमारे पास कैटरेक्ट को लेकर के नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब कि अभी जितने भी मतलब कि समझ ली 80% हम लोग जो हमको टारगेट मिलता है उसमें 95% तक हम लोग मतलब कि उसको कर रहे हैं। तो मोतियाबिंद में ऐसा गवर्नमेंट के इतने सारे NPCB के थ्रू चलते हैं, DBCS के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें फ्री सर्जरीज भी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मेडिकल कॉलेज लेवल पे भी होती हैं। तो आज की डेट में मतलब इसका कोई बैकलॉग
इखलाक नहीं है। जी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी लाभ उठा सकता है, अगर बिल्कुल। उसके पास पैसा नहीं है तो भी वो मोतियाबिंद से मुक्ति पा सकता है। हाँ, और अब जैसे क्या होता है कि वैसे कई बार हमारे पास मरीज आता है कि हमारे पास बोलता है कि डॉक्टर साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हम चूंकि सरकारी तंत्र में तो हमको भी नियम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो हम उससे बोलते हैं भाई आपका क्या बीपीएल कार्ड बना है कि नहीं, तो वो बोलता नहीं बना है, तो फिर मेरे लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, तो मतलब कि अगर आपको कोई अगर आप पूरे प्रपत्र से कागजात से आएंगे हाँ, तो सुविधाएं तो मिल सुविधा है। सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बड़ी लंबी चर्चा हो गई, बड़ी अच्छी चर्चा हो गई। चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को जितने लोग सुन रहे हैं उनसे मैं यही चाहता हूं कहना कि जो लोग 50 साल से ऊपर हैं और जो लोग को डायबिटीज है उनकी उम्र 40 साल है, तो ये दोनों ही लोग जो डायबिटीज के साथ 40 से ऊपर हैं और जो लोग 50 साल के उनको कोई बीमारी नहीं है, उनको एक बार जाकर के, भले ही उनको कम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है या अच्छा दिख रहा है खराब दिख रहा है, इसको बिना सोचे एक बार डॉक्टर से जरूर ईयरली चेकअप करवाना चाहिए कि उनको मोतियाबिंद तो नहीं हो रहा है। और मोतियाबिंद कोई बीमारी नहीं है, जैसे बहुत सारे कहते हैं प्रेगनेंसी एक बीमारी, प्रेगनेंसी बीमारी नहीं, मोतियाबिंद भी एक बीमारी नहीं, बहुत सिंपल ऑपरेशन होता है, आदमी 4-5 दिन में एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है। एक्चुअली क्या किसी चीज के बारे में सोचते रहे, आपको कम दिख रहा है आप सोचे मोतियाबिंद है या ग्लाइकोमा है, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जिसकी भी उम्र 50 साल से ऊपर है वो जाके डॉक्टर से मिले और डॉक्टर से पूछे क्या डॉक्टर साहब हमको मोतियाबिंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, डॉक्टर आपको बताएगा, गाइड करेगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हम इनकी बातों का ध्यान रखेंगे और मोतियाबिंद से मुक्ति प्राप्त करेंगे, भारत को अंधत्व से निजात दिलाएंगे। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार।